नमस्कार साथियों, आज हमारा कक्षा 6 का 7th लेसन है। देखिए, शुरुआत हो रही है रोशन नाम की एक लड़की से, जिसे दादाजी से कड़क नोट मिला और उस नोट पर उसने देखा कि दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। अब उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? तो इसी से हमारी बात शुरुआत होती है। तो इस लेसन के अंदर हमें जानने को मिलेगा कि राज्य क्या है, साम्राज्य क्या है, ठीक है, वंश क्या है और साम्राज्य राज्य से कैसे भिन्न है, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता है, राजधानी में सम्राट की क्या स्थिति है, अशोक कैसा अनोखा सम्राट था, कलिंग युग क्या था, उस कलिंग के बारे में और क्या विशेष बात थी, अशोक का धर्म क्या था, अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे। इस प्रकार की बातों का हमें इस लेसन से पता चलेगा, ठीक है। तो शुरुआती में अपने को दे रखा है बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, ठीक है। देखिए, जिन शेरों के चित्र हम रुपयों पर देखते हैं, पैसों पर देखते हैं, उन शेरों का अपना एक लंबा इतिहास है। उन शेरों को पत्थरों को काट कर बनाया गया है और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो सारनाथ में विशेष बात क्या हुई? देखिए, पिछले लेसनों में हमने पढ़ा है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध है, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सारनाथ के अंदर प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। अब इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसी सारनाथ के अंदर विशाल स्तंभ बनाया गया है, उस पर इन 4 शेरों को चित्रित किया गया है। यानी पत्थरों को काट कर शेर बनाए गए हैं जो चारों दिशाओं के अंदर मुंह किए हुए हैं। यानी 4 शेरों की आकृतियां हैं जो चारों तरफ है। तो वो सारनाथ में स्तंभ स्थापित किया गया है, जो ये याद दिलाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर ऐसे कई स्तंभ और पत्थर उत्कीर्ण करवाए गए। यानी इन पत्थरों का और स्तंभों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मौर्य शासक अशोक के द्वारा। क्यों? कि उन्होंने बुद्ध के पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जो रास्ता उन महात्मा बुद्ध ने दिखाया था, उस रास्ते को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। यानी अशोक का राज्य, उस राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। देखिए, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना है वो उसके दादा के द्वारा 2300 साल पहले की गई थी। तो अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो 2300 साल पहले उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चाणक्य या कौटिल्य, और इन्हीं का तीसरा नाम आता है विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और इन बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो कुल मिला के कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासन संचालन में किसका सहयोग मिला था? तो वो व्यक्ति थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और उनकी प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र। यानी कौटिल्य की प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र। तो उनके विचारों के बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र से ही मिलती है। यह छोटी सी जानकारी आ रही है वंश के बारे में। देखो, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश के अंदर 3 राजा हुए हैं, महत्वपूर्ण राजा, बाकी लंबा इतिहास चला इनका, लेकिन 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जिन्होंने इतिहास में अपने आप को काफ़ी हद तक दर्ज करवाया है। तो उन्हें पहला नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उनका बेटा हुआ बिंदुसार शासक बना, जिसने अपने पिता द्वारा बनाए गए राज्य को अक्षुण्ण रखा। और उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक शासक बना, जिसने अपने राज्य की सीमाएं और भी आगे फैलाने का काम किया था। तो ये था मौर्य वंश। अब साम्राज्य और राज्य क्या था? देखो, राज्य छोटे छोटे होते थे, लेकिन साम्राज्य में बहुत से नगर होते थे। बहुत से राज्यों को मिलाकर साम्राज्य का निर्माण होता था। तो साम्राज्यों के अंदर बहुत से नगर थे। अब इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे।
यानी जो साम्राज्य था उस साम्राज्य के अंदर राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। अब जो तक्षशिला है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने वाले रास्ते पर स्थित था और उज्जैन उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते होंगे। यानी इस नक्शे को अपन देखें तो नक्शे में अपने को पता चल रहा है कि ये जो तक्षशिला रहा, ठीक है, ये तक्षशिला इधर उत्तर पश्चिम देखें, ठीक है, और उत्तर पश्चिम के रास्ते या मध्य एशिया के रास्ते आने का रास्ता तक्षशिला होता हुआ रहा है। उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता किधर से गुजर रहा है? उज्जैन से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र थे या प्रमुख रास्ते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दर्शाया गया है, ठीक है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। देखिए इस नक्शे के अंदर अपने को जहाँ जहाँ लाल बिंदु दिए गए हैं, जैसे लंपक, कंधार, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, ये जो लाल बिंदु सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ मौर्य शासक अशोक के द्वारा स्थापित करवाए गए स्तूप या स्तंभ आदि मिले हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, यानी बीच में गांव थे। ये जो बीच का क्षेत्र है वो लगभग जंगलों से भरा हुआ था। तो यहाँ लोग फल फूल का संग्रह करते, जानवरों का शिकार करके अपनी आजीविका चलाया करते थे। और साम्राज्य के अलग अलग भागों के अंदर जो लोग थे, उन अलग अलग भागों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी, उनका भोजन अलग अलग था और उनकी पोशाक भी अलग अलग थी। यानी अलग अलग भागों के लोगों की भोजन, भाषाएं, पोशाक अलग अलग तरह की। अब बात करते हैं राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे। देखिए अभी मैंने बात बताई कि राज्य वो छोटे होते हैं, लेकिन साम्राज्य कई राज्यों से मिलकर बनते हैं तो वो हो जाते हैं बड़े। तो साम्राज्य बड़े होते थे और साम्राज्य जब बड़ा होता था तो उनकी रक्षा के लिए हमें बड़ी सेनाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो राजाओं को बड़ी सेनाओं की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए उन राजाओं के पास संसाधन भी ज़्यादा होने जरूरी थे, ठीक है। तो इन सम्राटों के पास, जिनका साम्राज्य बड़ा था, उनके पास संसाधन ज़्यादा होते थे, बड़ी संख्या में इनको कर इकट्ठा करना पड़ता था, जबकि राज्य में इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आवश्यकता उनको भी पड़ती थी। लेकिन बड़े राज्यों को बड़ी सेनाओं को रखना पड़ता था और बड़ी सेना रखने के लिए उनको कर इकट्ठा करना पड़ता था और इसके लिए उनको अधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ती थी। साम्राज्य का शासन कैसे चलता था? देखो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ सम्राट का सीधा नियंत्रण रह सकता था। तो अपन ये देख रहे हैं, ये पाटलिपुत्र है और ये एक क्षेत्र हम देख रहे हैं तक्षशिला और ये है उज्जैन। देखिए सम्राट है वो पाटलिपुत्र से शासन संचालित किया करता था। तो जहाँ उसके आसपास के क्षेत्र पर राजा का सीधा नियंत्रण होता था वहाँ भी राजा अपना प्रमुख प्रभाव जमाता था और अधिकारियों से काम लेता था। तो यहाँ से जो कर इकट्ठा करने का काम था वो राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी ही करते थे और ये आसपास का इलाका सीधा राजा के नियंत्रण में होता था। और यहाँ के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए जो अधिकारी थे वो राजा के आदेशों का पालन करते। यदि राजा के आदेशों का कोई उल्लंघन करता तो अधिकारी उनको भी सज़ा देते और कोई अधिकारी उल्लंघन करता तो उसको राजा सज़ा दिया करता था। लेकिन अधिकारी ऐसा करने का साहस नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रजा में कोई यदि उल्लंघन करता या कर्मचारी व्यापारी उल्लंघन करता तो उसको सज़ा दी जाती थी। इनमें से कई अधिकारियों को तो वेतन भी दिया जाता था। अब संदेशवाहक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखते। इन सब के ऊपर सम्राट था जो इन सब पर ध्यान रखता था या नियंत्रण रखता था। और जो थोड़े दूर क्षेत्र थे, ठीक है, उन क्षेत्रों पर राजा अपने पारिवारिक सदस्य या राजकुमारों को नियुक्त करता था। जैसे पाटलिपुत्र से यहाँ देख रहे हैं अपन तक्षशिला और इधर देख रहे हैं उज्जैन। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पर राज परिवार के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता था। राज परिवार के सदस्य यहाँ
राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजे जाते थे। ठीक है, तो तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां हैं, वहाँ गवर्नर है वो शासन करते थे या राज परिवार के सदस्य शासन करते थे। क्यों? कई पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण तो रखा जाता था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए राजकुमार नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो शासन का संचालन होता था वो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के कारण ही या उसी प्रकार से होता था, लेकिन सम्राट इन सब के ऊपर था और राज परिवार के सदस्यों और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से वो शासन संचालित करता था और संपूर्ण राजकाज पर वो कंट्रोल भी रखता था। अब जो प्रादेशिक केंद्र है, ठीक है, क्या है, मौर्य साम्राज्य के बीच जो प्रादेशिक केंद्र के बीच जो क्षेत्र था, उन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखते थे। यानी जो हम एक तरफ देख रहे हैं तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, एक तरफ तक्षशिला है और एक तरफ उज्जैन है। अब बीच में भी विशाल पैमाने पर क्षेत्र है। अब जो प्रादेशिक केंद्रों के बीच का जो विशाल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर विशाल पैमाने पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसलिए राजा और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या करते थे, गुजरने वाले प्रमुख रास्तों पर नियंत्रण रखते। इसके अलावा कोई नदी बह रही है तो उस नदी पर नियंत्रण रखने का कार्य वो किया करते थे, कोशिश करते थे उनका मुख्य मार्गों पर और आवागमन के साधन जो नदियां हैं वहाँ पर उनका कंट्रोल रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन, कर और भेंट मिलती थी वो इकट्ठा करना आसान हो जाता था। अगर इन क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं होता तो यहाँ से उनके पास कोई कर आने की संभावना नहीं थी, लेकिन इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते वो अतिरिक्त कर है वो प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि यहाँ लोगों का आवागमन होता था। अब उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबलों के लिए। और इसी प्रकार जो दक्षिण का क्षेत्र है वो भारत या दक्षिणी भारत है वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो संभव है कि संसाधन है वो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, यानी राजा को नजराना मिलता था। देखो कर तो क्या है, कर नियमित रूप से लिया जाता था। ठीक है, और जो नजराना होता था वो अनियमित था, जब भी संभव हो तभी इकट्ठा किया जा सकता था। यानी नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से राजा को नजराना दिया करते थे। ठीक है, तो ये तो हो गई मतलब एक मुख्य केंद्रों की बात, जैसे उत्तर पश्चिम की बात कंबल के लिए और दक्षिण भारत की बात सोने कीमती पत्थरों के लिए। और अंत में जो जंगल वाले इलाके हैं वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक आज़ाद थे, जो जंगलों में थे। तो उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ों को लाकर दें। मधु यानी शहद, इन चीज़ों की पूर्ति लगभग जंगलों में रहने वाले लोगों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, यहाँ एक अपने को दिया गया राजधानी में सम्राट की क्या स्थिति थी। देखो मेगस्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज है वो पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी पश्चिमी एशिया के शासक हुए हैं सेल्यूकस निकेटर, उनका राजदूत था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। उसने एक विवरण देखा है जो राजा के बारे में, तो उसने क्या लिखा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाते हैं। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाते हैं। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर साथ चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता है और वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। इसके अलावा इनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं ताकि उसमें कुछ मिला हुआ हो तो राजा को दिक्कत न हो। इसी प्रकार राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी हर रोज उनकी सोने की जगह बदली जाती थी। पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पाटलिपुत्र है, आधुनिक पटना ही पाटलिपुत्र है। तो उसके बारे में क्या लिखा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इस प्राचीर में 570 बुर्ज है।
कितने हैं? 570 बुर्ज है और 64 द्वार। 570 बुर्ज, 64 द्वार। किस प्राचीर में? पाटलिपुत्र घिरे हुए प्राचीर में। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, और चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से वो घिरा हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट, यानी अशोक को सम्राटों में एक अनोखा सम्राट क्यों माना गया? देखिए, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं, और वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। यहाँ थोड़ी बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है वो ईरान से शुरू हुई। ठीक है। और ईरान में एक वंश हुआ है हकमनी वंश। हकमनी वंश। तो ईरान के हकमनी वंश ने इतिहास में पहली बार अभिलेख अंकित करवाए, लेकिन वो अभिलेख उन्होंने अपनी विजय पताका पर अंकित करवाए थे। तो इन्हीं ईरान के हकमनी वंश के जो अभिलेख थे उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अशोक ने भी अपने साम्राज्य में अभिलेख अंकित करवाए, लेकिन उनका तात्पर्य अपनी विजयों की गाथा दिखाना नहीं था, बल्कि धर्म का प्रचार न था, जो उसने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अधिकांश लिखवाए हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन देखिए। एक कलिंग अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अशोक कहते हैं कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। तो राजा बनने के कितने साल बाद? 8 साल बाद। या यूँ कहें कि राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष है वो उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, और इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धर्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। यानी वो किसका सहारा ले? वो धम्म का सहारा ले। और यह जो धम्म है वो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अब अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग है वो तटवर्ती उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। देखिए, ये जो कलिंग का लड़ा गया लगभग ये 261 ईसा पूर्व की बात मानी जाती है, और इस समय बताया जाता है कि कलिंग में कोई नंदराज नामक व्यक्ति का शासन था। तो अशोक ने कलिंग जीता, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा या नफरत हो गई, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इधर एक साइड में अपने को उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की मूर्ति दिखाई गई है, जो बिहार के रामपुरवा में एक स्तंभ से प्राप्त हुई है, लेकिन वो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। ठीक है। अशोक का धर्म क्या था? देखो, अशोक का धर्म था उस धर्म में किसी देवी देवता की पूजा करना या किसी प्रकार का कर्म कांड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था। उनका मतलब अशोक का, उनका कर्तव्य था कि प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर ही उन्होंने ये काम किया था। ठीक है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और वो कई बार उनमें टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य, यानी इन सब समस्याओं को दूर करना अशोक ने अपना कर्तव्य समझा। इसलिए उन्होंने धम्म महामात के नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। यानी
अशोक ने किस नए पद को सृजित किया? धम्म महामात। ये अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए? अशोक के द्वारा। और ये क्या करते थे? ये जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देने का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर, शिलाओं पर और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाएं, जो लोग खुद नहीं पढ़ सकते थे। तो अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, ठीक है, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका आदि में अपने दूत भी भेजे थे। उसने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संधिमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इसके अलावा उन्होंने कई कल्याणकारी कार्य कराए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। उनके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी। ठीक है, किसने? अशोक के द्वारा ये कार्य किया गया था। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, यानी अपनी प्रजा को धम्म के बारे में उन्होंने क्या संदेश दिया? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। उनके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगा। और वो दूसरी रीतियाँ अशोक ने क्या बताई? उन्होंने बताया कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो, सभी जीवों पर दया करो और ब्राह्मणों और शर्मणों को दान दो। अपने धम्म की प्रशंसा करना और दूसरे धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें अशोक की दृष्टि से गलत थी। ठीक है, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वो अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक अलग से बात की गई है। ये जो उपदेश थे वो सामान्य जीवन में काम आने वाले हैं और मानव में दया और कर्तव्य का बोध करवाने वाले हैं। ब्राह्मी लिपि, देखिए आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। नीचे ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं में दिया गया है। तो ए अक्षर अलग अलग तरीके से दिया गया है। आरंभिक ब्राह्मी में ए कैसा है, देवनागरी में कैसा है, बांग्ला में कैसा है, मलयालम में कैसा है, तमिल में कैसा है। ये एक दूसरे से हल्के फुल्के रूप में मिलता जुलता ही एक चिन्ह है। इसी के साथ अपना लेसन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।